गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम टॉपिक लेकर आए हैं फोर्स या एनएलए, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इस टॉपिक में सबसे पहला चीज ये है कि बात समझते हैं कि फोर्स क्या है। फोर्स समझने के पहले फोर्स आया कैसे उसके बारे में हम बात करते हैं। मैकेनिक्स, जो मैकेनिक्स है आपने पढ़ा होगा मैकेनिक्स में। तो मैकेनिक्स दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है काइनेमेटिक्स और एक होता है डायनेमिक्स, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स क्या होता है? डिस्क्राइब मोशन को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। और मोशन को डिस्क्राइब करता है जैसे हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। और ये क्या करता है? कॉज ऑफ मोशन, ठीक है। तो समझते हैं कि मैकेनिक्स दो तरह के होते हैं। काइनेमेटिक्स में एक्चुअली काइनेमेटिक्स नहीं पढ़ने वाले हैं। काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ते थे? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब पढ़ते थे। और ये मोशन के बारे में डिस्क्राइब ओनली अबाउट मोशन, ठीक है। और यहाँ पे कॉज ऑफ मोशन, अच्छा मोशन होता किसकी वजह से? जैसे ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो मोशन क्यों होगा? जैसे ये देखिए हमने ये फोर्स लगाया, तो ये मोशन का कारण क्या है? फोर्स। द कॉज ऑफ मोशन क्या है? फोर्स, ठीक है। और एक्चुअल में डायनेमिक्स भी दो तरह के होते हैं, मोर डिटेल अगर बात करेंगे। एक होता है स्टैटिक्स, ठीक है, और एक होता है काइनेटिक। स्टैटिक क्या होता है? स्टैटिक होता है कि स्टडी ऑफ फोर्स व्हेन बॉडी इन रेस्ट, ठीक है। स्टडी ऑफ फोर्स व्हेन बॉडी इन रेस्ट, बॉडी रेस्ट में रहता है तो क्या बोलते हैं? स्टैटिक। और काइनेटिक क्या होता है? स्टडी ऑफ फोर्स व्हेन बॉडी इन मोशन, ठीक है। हाँ, बॉडी इन मोशन, बॉडी इन मोशन। जैसे ये रुका हुआ है, इस पे जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, इस पे जो फोर्स लग रहा है इसको क्या बोलेंगे? स्टैटिक। और अगर ये मोशन में है, इस पे जो फोर्स लग रहा है स्टडी करेंगे, उसी को क्या बोलते हैं? काइनेटिक्स। अब यहाँ पे आया डायनेमिक्स, क्या है? कॉज ऑफ। डायनेमिक्स क्या होता है? कॉज ऑफ मोशन। और यही से टॉपिक स्टार्ट होती है फोर्स। तो ये फोर्स में हम क्या पढ़ेंगे? फोर्स में क्या पढ़ेंगे हम लोग? डायनेमिक्स क्या? कॉज ऑफ मोशन। और यहां से हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं फोर्स। तो हम फोर्स में क्या पढ़ते हैं? कॉज ऑफ मोशन। मोशन का कारण क्या है? फोर्स। नाउ वी विल स्टार्ट टॉपिक फोर्स। अब यहां से हम लोग टॉपिक फोर्स के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फोर्स क्या है। व्हाट इज फोर्स? फोर्स क्या होता है? सिंपल सी बात है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम क्या कर सकते हैं? ये हमने पुश किया या फिर ऐसे पुल कर सकते हैं। पुश और पुल इज नोन एज फोर्स। बचपन से आप पढ़ते आए हैं पुश और पुल। पुश और पुल इज नोन एज फोर्स। सबसे बेस्ट डेफिनेशन इसका होता है फोर्स का, पुश और पुल इज नोन एज फोर्स। तो अब ये कैसा क्वांटिटी होता है? इट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, ये क्वांटिटी कैसा होता है? वेक्टर होता है, ठीक है। एंड कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय its magnitude
सेकेंड डायरेक्शन, इन विच इट एक्ट्स, ठीक है। और एक होता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ये बात करेंगे क्या होता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। तो फोर्स क्या होता है, पुश और पुल इज नोन एज फोर्स, ठीक है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय इट्स मैग्नीट्यूड, मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना है, एंड डायरेक्शन इन विच एक्ट। जैसे आपने पढ़ा होगा फोर्स, फोर्स इक्वल टू क्या पढ़ा था, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, अलोंग, डायरेक्शन अलोंग एक्सेलरेशन। तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, एक्सेलरेशन की ओर होगा। फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, एक्सेलरेशन की ओर होगा, ये हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होता है, जैसे ये एक डायग्राम है, ये डायग्राम, ठीक है। ये फोर्स F है, ये फोर्स F है। इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट लगा, ये यहां पे जो पॉइंट है, ये इस पॉइंट पे फोर्स लगा ऐसे, ठीक है। दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन, इसको बोलेंगे लाइन ऑफ एक्शन, ये लाइन का, तो इसी को फोर्स बोलते हैं। तो फोर्स क्या होता है, व्हाट इज फोर्स, फोर्स पुश एंड पुल इज नोन एज फोर्स, और वेक्टर क्वांटिटी होता है मैग्नीट्यूड, और इसका डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ये तीनों चीजें जानकारी होना चाहिए। और इसके यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं, शॉर्ट में बात कर लेते हैं कि इसका यूनिट क्या होता है। इसका यूनिट होता है सबसे पहला एमकेएस यूनिट, और एक होता है सीजीएस, और एक होता है एसआई। इसका एमकेएस यूनिट होता है केजीएफ, किलोग्राम फोर्स, इसको बोलते हैं किलोग्राम फोर्स। और यहां पे मैं लिख देता हूं 1 kgf इक्वल टू 9.8 न्यूटन, न्यूमेरिकल बड़ा काम आता है। 1 kgf इक्वल टू 9.8 न्यूटन। और सीजीएस यूनिट जो होता है डाइन होता है, और ऐसा यूनिट तो आप जानते हैं न्यूटन। इन दोनों में रिलेशन ये होता है 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵, ठीक है। ये हमारा इसका इस यूनिट के बारे में हो गया, ठीक है। एमकेएस यूनिट केजीएफ हो गया, सीजीएस यूनिट डाइन हो गया, और ऐसा यूनिट क्या हो गया, न्यूटन हो गया। इसके बारे में इसको लिख लीजिए। अब आगे हम पढ़ेंगे कि नेचर में कितनी तरह के फोर्स पाए जाते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा टाइप्स इसके बारे में पढ़ लेते हैं, कितने टाइप्स के फोर्स पाए जाते हैं, ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्स दैट एग्जिस्ट इन नेचर, ठीक है। फोर्स जो नेचर में पाए जाते हैं वो कितने तरह के फोर्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स हो गए। और थर्ड वन इज आपने पढ़ा होगा मैग्नेटिक फोर्स, नाम सुना होगा बचपन में, मैग्नेटिक फोर्स। एंड फोर्थ इज न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। अब ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो होता है, दो बातें इसमें लिख रहा हूं कि ये ये होता है लॉन्ग रेंज फोर्स, ठीक है। और ये वीकेस्ट फोर्स होता है, वेरी वीकेस्ट फोर्स होता है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स आप जैसे पढ़ते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट है, अर्थ जिस फोर्स से खींचती है उसी को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये वीकेस्ट होता है और ये लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दो चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है
उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जब रेस्ट में रहे तो। और मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, जो दो चार्ज मोशन में रहे, ठीक है, तो वहां पे क्या लगता है फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। दो चार्ज मोशन में रहे उसके बीच का फोर्स लगता है, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स। और न्यूक्लियर फोर्स बड़ा ये है, अब यहाँ पे ये बात कर लेते हैं। ये जो होता है शॉर्ट रेंज फोर्स है, ठीक है, और ये होता है स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, ठीक है। और ये जो है न्यूक्लियर फोर्स, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को या वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, डज नॉट फॉलो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को या वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो ये हम आपने पढ़ लिया। सबसे पहले ग्रेविटेशनल क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट है, अर्थ जिस फोर्स से खींचती है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ये लॉन्ग रेंज होता है और वीकेस्ट फोर्स होता है, ठीक है, मतलब ज्यादा दूर तक भी काम करता है। लॉन्ग रेंज का मतलब ये हुआ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रॉन दो चार्ज अगर रेस्ट में है उसके बीच फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। चार्ज एट रेस्ट, यहां पे होता है चार्ज इन मोशन, ठीक है। और ये होता है न्यूक्लियर फोर्स, ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है और स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, और ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। अब अगला टाइप पढ़ेंगे कि अगला टाइप क्या होता है, अनदर वे ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन, अनदर वे ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स। ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, शॉर्ट में ही बात करेंगे, ठीक है। एक होता है कांटेक्ट फोर्स और एक होता है नॉन कांटेक्ट। समझते हैं कि कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है। जैसे ये देखो, ये बॉडी ऐसे रखा हुआ, तो इन दोनों के बीच कांटेक्ट है, ठीक है, तो ये बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन कैसा हो गया, इन दोनों के बीच कांटेक्ट फोर्स लग रहा है, इसको बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन। और नॉर्मल रिएक्शन होता कैसा है, कांटेक्ट फोर्स होता है, दो सरफेस कांटेक्ट में रहते हैं, टेंशन खींचते हैं, टेंशन भी कैसा है, कांटेक्ट फोर्स है। जैसे ये ऑब्जेक्ट इस पे जा रहा है तो फ्रिक्शन, ये ऑब्जेक्ट इस पे जा रहा है तो कैसा है, क्या है, फ्रिक्शन, ऐसे उधर जा रहा है तो फ्रिक्शन अपोज करता है। तो ये सब एग्जाम्पल क्या है किसके, कांटेक्ट फोर्स का। नॉन कांटेक्ट मतलब ये देखो, ये दो ऑब्जेक्ट है, इसके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। जैसे ऑब्जेक्ट है और ये धरती माता है, धरती माता इसको खींच रही है, तो धरती माता के ये टच में नहीं है, धरती माता से ऊपर है, अर्थ के ऊपर है, फिर भी इन दोनों के बीच फोर्स लगता है, उसी को बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। अब नॉन कांटेक्ट कौन कौन सा फोर्स है, चलिए पहले कांटेक्ट बात कर लेते हैं, ठीक है। कांटेक्ट फोर्स में सबसे पहला आ जाएगा बात टेंशन, सेकेंड नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन। थर्ड जो बात होगी स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग में फोर्स लगता है, जो स्प्रिंग फोर्स। फोर्थ अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स मतलब एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। और फिर फ्रिक्शन हो गया, 6 हो गया विस्कस फोर्स, और एक होता है 7 ड्रैग फोर्स। ये सब जो फोर्स होते हैं, इसमें जो होता है नॉन कांटेक्ट में सब आ जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक आएगा अभी जस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। इन दोनों फोर्स को कंबाइंड इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो
टेंशन क्या होता है? टेंशन क्या होता है? जैसे ये पतला चीजें में लगता है, तीन पतला, जैसे स्ट्रिंग में, बेल्ट में, चैन में, रोप में, वहां पे लगता है। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? ये नीचे से कंट्रैक्टिव फोर्स लगाता है। हम बात करेंगे इसकी स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग में लगता है, स्प्रिंग को खींचा ऐसा है तो अपोजिट डायरेक्शन में, ये बहुत डिटेल आगे पड़ेगा। अप्लाइड फोर्स जो हम लगाया वो होता है। और फ्रिक्शन क्या होता है? ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, ठीक है, तो उसका अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ये सॉलिड में लगता है फ्रिक्शन, हम किस में बात करेंगे? सॉलिड में लगता है, उसको फ्रिक्शन बोलते हैं। विस्कस होता है, लिक्विड में लगता है, ठीक है, और ये कहाँ लगता है? गैस में, ठीक है। तो ड्रैग फोर्स होता है। तो ये बारे में हमें डिटेल नहीं पढ़ना है, ठीक है। नॉन कॉन्टैक्ट में ग्रेविटेशनल बात कर ही नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक, ठीक है। हाँ, तो ये हमारा अनदर वे ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया। अब इसके बाद हम एक बार लिख लीजिए इसको, हम यहाँ पे पढ़ेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ठीक है, इसको लिख लीजिए। थोड़ा फास्ट में कर रहा है क्योंकि क्रैश के लिए लेक्चर, ये स्पेशली क्रैश के लिए लेक्चर चल रहा है, क्रैश कोर्स के लिए, ठीक है। इसकी वजह से थोड़ा सा फास्ट लिया जा रहा है लेक्चर, ठीक है। ठीक है, लॉज, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। देखो एक्चुअली क्या है, बहुत से लोगों ने फोर्स के बारे में स्टडी किया था, ठीक है, लेकिन न्यूटन्स का लॉ जो फेमस हुआ और ये प्रूफ हो गया लॉजिकली, सब चीज़ें ट्रू गई। तो आज जो भी हम पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉज के बारे में ही पढ़ते हैं। इसके 3 लॉ थे, बचपन से आप पढ़ते आए हो, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ, 3 लॉ थे, ठीक है। और ये फर्स्ट लॉ के बारे में हम पहले पढ़ रहे हैं, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है? इसका स्टेटमेंट होता है कि एवरी बॉडी कंटिन्यू टू बी इन a state of rest or uniform motion in a straight line until and unless external force applied on body, until and unless external force applied on body। अब समझते हैं कि क्या है ये लोग। जैसे ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है, ये रुका हुआ है, ये क्या कह रहा है? एवरी बॉडी कंटिन्यू टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन्फॉर्म मोशन। ये रुका हुआ है तो रुका ही रहेगा, चल रहा है तो चल ही रहा है, जब तक कि कोई बाहर से उसको फोर्स डिस्टर्ब ना करे, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो समझते हैं इसका, ये एक्चुअल में क्या होता है? ये जो स्टेटमेंट है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बैलेंस फोर्स के लिए है, फॉर बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या होता है? एफ नेट क्या हो? 0। नेट फोर्स, कोई ऑब्जेक्ट पे अगर नेट फोर्स 0 होता है इसको बोलेंगे बैलेंस है। अगर नेट फोर्स 0 है, समझना बात को, अगर नेट फोर्स 0 है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। और एक्सेलरेशन 0 है तो 2 बातें होती है, या तो वेलोसिटी 0 होगा या तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, ठीक है। अगर वेलोसिटी 0 है मतलब क्या? रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, रेस्ट में है तो क्या रहेगा? रेस्ट, ठीक है। और वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब मोशन में है तो क्या रहेगा? मोशन। मतलब यहां से ये बात फिक्स हो गई, नो चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ बॉडी। स्टेट का मतलब क्या होता है? यूपी बिहार नहीं होता है, दिल्ली महाराष्ट्र,
ठीक है। स्टेट का मतलब होता है रेस्ट या फिर मोशन, ठीक है। अब समझते हैं इसके बारे में फिर से। स्टेटमेंट तो पता हो गया, कोई भी चीज रुका रहे, देख लीजिए ये रुका हुआ है तो रुका हुआ है, ठीक है, ये रुका हुआ है तो रुका हुआ है, जब तक फोर्स नहीं लगाएंगे, अगर मैं लगाऊंगा तो ये चलने लगेगा, अगर चल रहा है तो चलता रहेगा जब तक ही नहीं लगाए, ठीक है। मान लो ये बॉल लिया, ऐसे स्लाइड कर दिया, रोल कर दिया, तो क्यों रुक गया? फ्रिक्शन आ गया रुकने के लिए, इससे फ्रिक्शन की वजह से रुक गया, ठीक है। तो ये जो होता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ किसके लिए होता है? ये फॉर बैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स, नेट फोर्स क्या हो? जीरो, नेट फोर्स जीरो, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? क्यों? क्योंकि फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स अगर जीरो हो गया तो एक्सेलरेशन जीरो, और एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो एक्सेलरेशन जीरो का एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, आपने पढ़े, आप पढ़ चुके हैं। तो वेलोसिटी अगर जीरो है तो बॉडी रेस्ट में है तो क्या रहेगा? रेस्ट में। मोशन में है तो मोशन में, मतलब नो चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ द बॉडी, रेस्ट में है तो रेस्ट में, और मोशन में है तो मोशन में, ठीक है। अब ये लॉ कौन सा है? फर्स्ट लॉ। अब इसके बारे में बात करते हैं कि यहाँ पे एक टर्म आ गया लॉ ऑफ इनर्शिया, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इनर्शिया है क्या, ठीक है। इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। इसको लिख लीजिए। अब इनर्शिया के बारे में पढ़ेंगे कि इनर्शिया क्या है। ठीक है, इनर्शिया के बारे में पढ़ते हैं। इनर्शिया पहले समझेंगे, फिर इसके बारे में हम पढ़ेंगे मोर डिटेल, ठीक है, कि इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया समझना है तो ये देखिए, ये मार्कर है, या फिर एक कम करते हैं, ये देखिए, ये एक पेन है और ये मोबाइल है। मैं बोलूँगा दोनों पे हम क्या कर रहे हैं? दोनों फोर्स सेम फोर्स लगा रहे हैं। मान लो हमने ये 10 पे चलने वाला है, किस पे ज़्यादा लगाना पड़ेगा फोर्स खींचने के लिए? मान लो इसको लेके जा रहा हूँ, तो ये तो मान लेते हैं 10 न्यूटन पे चल रहा था, ये कम से कम 15 न्यूटन फोर्स लगेगा, मान लेते हैं ये ज़्यादा फोर्स लगेगा, सीधी सी बात है। 10 न्यूटन लगाया तो ये 10 पे स्टार्ट कर रहा है चल, ये 10 न्यूटन फोर्स पे स्टार्ट कर रहा है चलना, तो बॉडी ये 15 न्यूटन पे स्टार्ट कर रहा है, मान लेते हैं चलना। तो अगर हमने 10 न्यूटन इस पे लगाया तो क्या है, चलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि देखो इसका मास अलग है, इसका मास अलग है, ठीक है। तो इनर्शिया क्या होता है कि कोई भी चीज, जैसे ये रेस्ट में है, ठीक है, तो ये तो हमने बताया फर्स्ट लॉ को इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको मैं बोलूंगा चल, नहीं बोले भाई नहीं जाऊंगा मैं, ये अपने अपोजिट, मैं खींचूंगा इधर तो कहेगा नहीं जाऊंगा। मान लो ये 10 पे चल रहा है, 1 लगा रहा हूँ फोर्स, कहूँगा चल नहीं चलेगा, 2 लगा रहा हूँ नहीं चलेगा, 3 पे भी नहीं चलेगा, 10 लगाऊंगा तभी चलेगा, ठीक है। 3 लगाया तो इसके अपोजिट एक फोर्स लगेगा, ठीक है, उसको रेजिस्ट करेगा, वही रेजिस्टिंग फोर्स इनर्शिया कहलाता है, ठीक है। अब ये समझते हैं इसके बारे में और डिटेल, ठीक है, कि इट इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल बॉडी। जिस बॉडी के पास अगर मास है, ठीक है, उसमें ये प्रॉपर्टी रहता है, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या होता है? इसका डेफिनेशन की अगर बात करते हैं, इट इज एबिलिटी टू रेजिस्ट द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ, ability to resist the change in its state of body। और स्टेट क्या होता है? अभी जस्ट बात कीजिए, रेस्ट या फिर मोशन। जैसे एक समझते हैं, बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं कि लीनियर मोशन और एक होता है रोटेशनल मोशन। लीनियर मोशन में मास
मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया, ठीक है। और इसमें पढ़ते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आगे हम पढ़ेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मेजर ऑफ इनर्शिया, अभी हम ये यही पढ़ना है रोटेशनल, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे लीनियर मोशन में मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया और रोटेशनल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मेजर ऑफ इनर्शिया। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है समझेंगे आगे। जैसे ऑब्जेक्ट है, ये दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब दोनों में बताइए मास किसका ज्यादा है? मोबाइल का मास ज्यादा है, ठीक है। अगर मैं इसको खींच रहा हूं, ठीक है, इसको खींच रहा हूं, तो कौन रेजिस्ट ज्यादा करेगा? मोबाइल रेजिस्ट ज्यादा करेगा, मतलब अपोज ज्यादा करेगा। मैं खींचूंगा इसको, ये 15 पे खिंचाएगा, ये 10 पे खिंचा रहा था, तो ये रेजिस्ट ज्यादा करेगा, ये रेजिस्ट कम करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मास जिसका ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। जिस बॉडी का मास अगर ज्यादा है तो इनर्शिया क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। मास ज्यादा है तो इनर्शिया ज्यादा है। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं कि एक मतलब बस रुकी हुई है, ठीक है, बस रुकी हुई है, ठीक है, और एक मान लेते हैं साइकिल रुका हुआ है, ठीक है। हमें दोनों को स्टार्ट करना है, धक्का देके स्टार्ट करना है, तो आप किसको आसानी से स्टार्ट करते हो? ठीक है, समझना। बस रुकी हुई है और एक साइकिल रुका हुआ है, तो बस को स्टार्ट करना, धक्का देना, मोशन को स्टार्ट करना टफ होगा, ठीक है। इनर्शिया अगर ज्यादा है किसी ऑब्जेक्ट का तो टफ टू स्टार्ट एंड टफ टू स्टॉप। अभी जस्ट बात करेंगे, ठीक है। इनर्शिया अगर ज्यादा है, इनर्शिया ज्यादा है, टफ टू स्टार्ट, टफ टू स्टॉप, ठीक है। अगर इनर्शिया कम है, इनर्शिया अगर कम है, इजी टू स्टार्ट, ठीक है, एंड इजी टू स्टॉप। इस स्टेटमेंट को समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि एक बोला कि एक बस था और एक साइकिल था, ठीक है। बस और साइकिल दोनों रखा हुआ है, दोनों को मोशन अगर स्टार्ट करना है तो किसको मोशन स्टार्ट करना इजी होगा? जिसका मास क्या हो? कम, उसको मोशन स्टार्ट करना क्या होगा? इजी होगा। जिसका मास अगर ज्यादा है उसको मोशन स्टार्ट करना क्या होगा? टफ होगा। तो देख लीजिए, इनर्शिया ज्यादा मतलब मास ज्यादा, मास ज्यादा होगा तो टफ टू स्टार्ट। जैसे बस को टफ करना है, स्टार्ट करना टफ, ठीक है। सपोज फिर से एक बार, मोशन एक साइकिल है और एक बस है, किसको मोशन स्टार्ट करना आसान है? साइकिल को। साइकिल का इनर्शिया क्या है? कम है। देख लीजिए, इनर्शिया अगर कम है तो इजी टू स्टार्ट, इनर्शिया अगर ज्यादा है टफ टू स्टार्ट। लेकिन दोनों आ रहे हैं, मैं खड़ा हूं यहां पे, एक साइकिल आ रहा है और एक बस आ रहा है, तो हम किधर जाना पसंद करेंगे? किससे मरना ज्यादा अच्छा है या बुरा है? ये बात को समझते हैं कि साइकिल आ रहा है तो उसको आराम से रोका जा सकता है, इजी टू स्टॉप। बस को रोकना टफ है क्योंकि उसके पास इनर्शिया क्या है? ज्यादा है। तो व्हाट इज इनर्शिया? ठीक है, तो इनर्शिया क्या है? इनर्शिया अगर ज्यादा होगा तो टफ टू स्टार्ट और टफ टू स्टॉप मोशन, ठीक है। इनर्शिया अगर कम है तो इजी टू स्टार्ट, इजी टू स्टॉप। अब ये एक एग्जांपल लेते हैं, बड़ा अच्छा एग्जांपल यहां पे लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं। अगर बस है, रुकी है, अगर स्टार्ट करते हैं तो झटका किधर लगेगा? स्टार्ट करेंगे तो झटका, ठीक है, पहला। दूसरा एग्जांपल, बस चल रही है, अगर ये रोकेंगे तो झटका कहां है? समझते हैं इस बात को। देखिए क्या है, बस रुकी हुई है, ठीक है, बस रुकी है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ, मान लीजिए ये बस मान लिया, ये रुका हुआ है, ये रुका हुआ। इसको बोला कि रुका हुआ, अचानक ये चलने लगा, तो इनर्शिया क्या करेगा? वो बोलेगा कि चल, मैं बोल रहा हूँ चल, ड्राइवर स्टार्ट किया, चल, बोले नहीं जाऊंगा, तो इनर्शिया पीछे लगाएगा फोर्स,
ठीक है। इसका मतलब सारे आदमी बैठे रहते हैं, तो ये जस्ट रुका हुआ है, तो ये रुका। अगर ये आगे गया, देख लीजिए, अगर ये आगे गया, ये रुका हुआ है, अगर ये पूरा आदमी आगे जा रहा था, पीछे धक्का महसूस किधर रहेगा, अचानक चली तो झटका पीछे लगेगा, पीछे लगेगा, ठीक है। वैसे भी आप गाड़ी पे बैठे होगे, बाइक पे, पीछे आपका फ्रेंड कोई बैठा है, बाइक चला रहे हो, ठीक है, सॉरी रुका हुआ है, ठीक है, स्टार्ट करते हो तो झटका किधर लगता है, पीछे की ओर जाता है। लेकिन अगर गाड़ी चल रही है, पल्सर पे मान ले बैठ गए, ठीक है, पीछे का दोस्त बैठा हुआ है या फिर जो कुछ भी बैठा हुआ है, जो कुछ बैठी हुई है, ठीक है, तो बैठने के बाद क्या होगा कि जैसे ही ब्रेक लिया, ब्रेक अगर लिया तो क्या होता है, झटका आगे की ओर जाता है, तो यहाँ पर झटका किधर होगा, आगे। ये सब जो भी हो रहा है, ये सब इनर्शिया, दिस इज द इनर्शिया। देख लीजिए, बस रुकी हुई है, बस रुकी है, अगर स्टार्ट करेंगे तो झटका किधर जाएगा, पीछे। अगर बस चल रही है, ऐसे जा रहा, बस जा रहा, इसको रोकोगे तो बोलेगा मैं नहीं रुकूंगा, जाते रहूंगा, ठीक है, तो इसीलिए झटका आगे लगता है। और बस रुकी हुई है, बस अगर रुक गई है, यहाँ पे रुकी हुई है, अगर इसको हम चला रहे हैं तो झटका किधर लगेगा, पीछे, मैं नहीं जाऊंगा इसकी वजह से, ठीक है। ये हमारा था ऑल अबाउट इनर्शिया। अब हम पढ़ेंगे न्यूटन्स सेकेंड लॉज, ठीक है, ये लास्ट पढ़ करके इस पर प्रॉब्लम वगैरह की बातें करेंगे, ठीक है। न्यूटन्स सेकेंड लॉ, ठीक है। सेकेंड लॉ क्या होता है समझते हैं। सबसे पहले ये अनबैलेंस्ड फोर्स के लिए होता है, फॉर अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब क्या, नेट फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो। अगर फोर्स नेट जीरो होता था उसको क्या बोलते थे, बैलेंस फोर्स। और अनबैलेंस फोर्स का मतलब ये होगा, इसका मतलब फोर्स लगेगा, अगर फोर्स लगा तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन होगा। अगर एक्सेलरेशन होगा तो एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी होगा, चेंज इन वेलोसिटी होगा, और चेंज इन वेलोसिटी होगा, इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम होगा। मोमेंटम क्या होता है, P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी का, बचपन में पढ़े हो। अब ध्यान से समझते हैं, अनबैलेंस फोर्स के लिए होता है, तो नेट ऑब्जेक्ट है, इस पे से फोर्स लग रहा है, एक फोर्स लगा है तो फोर्स लगेगा, और फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन क्योंकि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो एक्सेलरेशन होगा तो चेंज इन वेलोसिटी होगा, और चेंज इन वेलोसिटी होगा इसका मतलब वेलोसिटी का चेंज होना, मतलब मोमेंटम का चेंज होना, क्योंकि मोमेंटम इक्वल टू लीनियर मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू चेंज इन लीनियर मोमेंटम लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा, लीनियर मोमेंटम ये होगा। और यही इसका स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट है यही रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज नोन एज फोर्स, इसी को फोर्स बोलते हैं। और ये जो फोर्स का डायरेक्शन होता है, ये होता है एलोंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, ठीक है। और ये एफ एक्सटर्नल इक्वल टू डीपी बाई डी होता है, देख लीजिए। और यहाँ पे पी इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो आप यहाँ पे एफ एक्सटर्नल लिख सकते हैं चाहो तो, डी बाई डी टी ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। यहाँ पर दो बातें होगी, एक बात मास को कांस्टेंट कर लीजिए और मास को यहाँ पे वेरिएबल कर लीजिए। मास अगर कांस्टेंट होता है तो m एफ एक्सटर्नल इक्वल टू क्या आ जाएगा, देख लीजिए, m dv अपॉन
dt, और इसको बोलेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन। और यहाँ पे मास अगर वेरिएबल है m dv by dt प्लस v dm by dt, आप समझ सकते हैं, u इंटू वी से। तो यहाँ पे हमारा ये कौन सा लॉ हो गया, सेकेंड लॉ हो गया, ठीक है। अब एक बात और है, F इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन 0 कर दो तो फोर्स क्या हो गया, 0। यही तो फर्स्ट लॉ है, वायलेंस फोर्स हो गया, तो फर्स्ट लॉ, ये फर्स्ट लॉ आ गया। मतलब व्हाट, सेकेंड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज स्पेशल केस ऑफ सेकेंड लॉ। न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है, ठीक है, ये स्पेशल केस है सेकेंड लॉ का, ठीक है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज स्पेशल केस ऑफ सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ इज स्पेशल केस ऑफ सेकेंड लॉ, ठीक है। अब समझ लेते हैं कि क्या होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है, अनबैलेंस के लिए होता है। फोर्स, नेट फोर्स क्या ऑब्जेक्ट पर लगे, 0। तो नेट फोर्स अगर 0 नहीं है तो फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन होगा, चेंज इन वेलोसिटी होगा और चेंज इन मोमेंटम होगा। और इसी रेट ऑफ चेंज को, मोमेंटम को क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। और ये दो कंडीशन हमने लिख दिया कि ये, तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये हमेशा नहीं होता, जब मास कांस्टेंट हो तब भी एप्लीकेबल होगा ये फॉर्मूला। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन कब यूज करेंगे, जब मास क्या हो, कांस्टेंट हो, अदरवाइज ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। और देखिए यहाँ पे नोट में इस बात को लिख लेते हैं कि फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन 0 कर देते हैं, ठीक है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन सेकेंड लॉ था, तो सेकेंड लॉ था, और ये क्या था, फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ जो आया कहां से आया, सेकेंड लॉ से आया। तो सेकेंड लॉ, सॉरी, फर्स्ट लॉ इज स्पेशल केस ऑफ सेकेंड लॉ, ठीक है। और ये लिख लीजिए, ठीक है। अब यहां पे जो ये फोर्स होता है, लिख लीजिए पूरा अच्छे से। ये जो फोर्स होता है, एक होता है एवरेज और एक होता है एवरेज, और एक हटा लेते हैं इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस फोर्स। एवरेज फोर्स क्या होता है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। और इंस्टेंटेनियस क्या होता है, एफ एवरेज और एफ इंस्टेंटेनियस। ये हो गया जब डेल्टा टी टेंस टू 0 हो, इसी को बोलते हैं डीपी बाई डी, ठीक है। ये होता है P2 माइनस P1 अपॉन P2 माइनस T1, ठीक है। और ये जो होता है इंस्टेंटेनियस फोर्स। फिर कल के लेक्चर जो पढ़ेंगे फर्दर, वो हम इस पे प्रॉब्लम वगैरह करेंगे। न्यूटन सेकेंड लॉ हमने पढ़ लिया, और ये टॉपिक, इस टॉपिक से, ठीक है, कल बात करेंगे।